पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि हाउ एक्यूरेट इज टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर जो लोग अब इसको धीरे धीरे इतना क्रेजी बिजनेस बनाते जा रहे हैं, क्या ये सही है गलत है? लेकिन मेनली हम इसको प्रेडिक्शन के लिए यूज करें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। नंबर डिफाइन करने का सही पैटर्न क्या होता है? देखो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका बर्थ नंबर है तो शुरुआत का जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी उससे निकलता ही है। फॉर एग्जाम्पल जो लव रीडिंग होती है उन्होंने लोगों की लाइफ को एक्चुअली में चेंज किया है, तो क्या वो रियल है? मतलब जो लव रीडिंग है कितनी एक्यूरेट होती है? उनको मैंने बताया था 1 साल पहले कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सन ठीक नहीं है, आप इनको जाने दो, अभी मतलब ब्रेकअप हो रहा है तो होने दो। तो वो मानी नहीं मेरी बात, इस बात को उन्होंने सुना नहीं उस वक्त। लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि जैसे 1 और 9 नंबर होता है ना, बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। अच्छा, बट हमें दूसरा नंबर भी देखने की जरूरत है। इसको हम जनरल वे में ले सकते हैं कि हाँ 1 और 9 अच्छा पेयर बनाएंगे। बट अगर किसी का दूसरा वाला जो नंबर आ रहा है, लाइफ पाथ नंबर जो आ रहा है, वो उन दोनों का बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो फिर थोड़ा सा डाइसी हो जाएगी सिचुएशन। किसी फेमस सेलिब्रिटी का आप अगर कोट करना चाहो, आपको अगर ध्यान हो? जेनेलिया एंड रितेश। जेनेलिया का 5 है और रितेश का 8 है। अनुष्का और विराट? अनुष्का विराट इज ऑल्सो आई गेस 1 एंड तो कैन यू एक्चुअली मैनिफेस्ट लव विद द हेल्प ऑफ टैरो और नो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? ब्रेकअप्स और कर्मा, मतलब क्या इन दोनों का आपस में कोई लिंक होता है, या फिर द लाइफ होल्ड्स अ बिगर प्लान इनके पीछे? तो पितृदोष और एक कालसर्प दोष के बारे में, तो इन दोनों में विच इज अ रियल थिंग? कि ना उनको दूसरा बर्थ मिला और ना ही उनको मुक्ति मिली, तो वो प्रेत योनि यानी अटक गए वो बीच में। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आजकल पूरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग ट्रेंडिंग है। हर कोई तीसरा चौथा बंदा टैरो कार्ड रीडर बन के घूम रहा है, अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, अपने कोर्सेज सेल कर रहा है, लोगों को बता रहा है टैरो कार्ड ऐसा वैसा। पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप जितने भी टाइम से कर रहे हो, हाउ एक्यूरेट इज टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर जो लोग अब इसको धीरे धीरे इतना क्रेजी बिजनेस बनाते जा रहे हैं, क्या ये सही है गलत है? और आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में? देखो टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो ऑनेस्टली 90 to 95% जहाँ मैंने देखा है कि वो सच होती है। ठीक है। लेकिन मेनली हम इसको प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ओके। मेनली हमें इसे गाइडेंस के लिए यूज़ करना चाहिए। चाहे कोई भी डिविनेशन की आर्ट है, जैसे कि टैरो रीडिंग है या फिर एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें आपको प्रेडिक्शन के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए, आपको गाइडेंस के लिए यूज़ करनी चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, या यूनिवर्स की तरफ से मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मैं क्या करूँ अब इस सिचुएशन में। ये मेन क्वेश्चन होना चाहिए बजाय कि प्रेडिक्शन के। अच्छा। वैसे मैंने देखा है प्रेडिक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइमलाइन ऑफ एनी क्वेश्चन, वो भी सच निकलती है। बट इतना ज़्यादा उस पर फोकस ना करके आपको गाइडेंस पे फोकस करना चाहिए कि अभी आपको क्या करना है। ओके। एंड इसके साथ साथ जैसे बहुत से लोग ये मानते हैं कि जैसे टैरो कार्ड रीडिंग की हमने बात करी, क्विकली अगर हम न्यूमरोलॉजी की भी बात करें, तो लोगों का मानना है न्यूमरोलॉजी में कि XYZ नंबर्स सही नहीं होते, या XYZ नंबर एक बेटर पेयर बनाते हैं, कुछ नंबर के पैटर्न्स बेटर पेयर नहीं बनाते। तो इस पे आपका क्या टेक है? हाँ, वैसे तो ये बात सच होती है क्योंकि एनर्जी अलग अलग है नंबर्स की। अच्छा। जैसे कि 3 एंड 6 है तो बहुत अच्छा पेयर नहीं है ये। हमें वैसे तो और भी चीज़ें देखनी होती है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, बट अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो 3 एंड 6 बहुत अच्छा नंबर नहीं पेयर बनाते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग है। जैसे कि एक है देवगुरु का नंबर है और एक है शुक्र यानी कि दानवों के गुरु का नंबर है, तो आपस में नहीं बैठेगी उनकी। इसी तरीके से अलग अलग नंबर्स की अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, तो ये इसी तरीके से वर्क करता है। और अगर अगेन एक वेरी बेसिक क्वेश्चन पर आज भी लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि वो अपना नंबर कैसे डिफाइन करे। नंबर डिफाइन करने का सही पैटर्न क्या होता है, कि मतलब व्हाट इज योर नंबर, मतलब आप यू आर डोमिनेटेड बाय 2 3 4, ये कैसे कैलकुलेशन क्या है इसकी? देखो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका बर्थ नंबर है तो शुरुआत का जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी उससे निकलता ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 23 डेट ऑफ बर्थ है तो 2+3 करके वो 5 आ जाएगा, ये आपका बर्थ नंबर हो गया, यानी कि ड्राइवर नंबर हो गया। ठीक है। और दूसरा एक और नंबर होता है कंडक्टर नंबर, जिसको हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, वो आपका हो गया टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके।
पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपको टोटल करना है, फिर उसके बाद जो सिंगल डिजिट नंबर निकलेगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर हो गया। ओके, तो दोनों में से मतलब एक्चुअल नंबर फिर कौन सा होता है? देखो वैसे तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और भी नंबर्स होते हैं जैसे कि सोल अर्ज नंबर होता है या और भी तरीके के नंबर्स हैं, बट मेनली जो देखा गया है वो लाइफ पाथ नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है जो person सबको पे। टोटल करके बनाते हैं। ओके, तो जैसे मेरा 29/2002 है, तो मेरा कैलकुलेशन क्या बनेगा? आपका 29/2002 है तो 6 आपका कैलकुलेशन बनेगा। अच्छा, तो मेरा 6 है। मुझे आज तक यही क्लैरिटी, तभी मैंने आपसे पूछा। कोई कहता है, जैसे आपने कहा, कोई कहता है कि डेट जो है उसको जोड़ लो, कोई कहता है सारे जितने हैं 2 को भी, 9 को भी, फिर 9 को भी, फिर 2 को भी, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर 2 को भी प्लस करो, उससे कुछ और बनता है। अब इससे तो मतलब मेरा 6 है, करेक्ट? वैसे ये दोनों ही सही है, अच्छा। क्योंकि एक नंबर कुछ और बताएगा आपको, दूसरा नंबर कुछ और बताएगा आपको। अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ और चीज आपको बताएगी। अच्छा। तो दोनों ही नंबर देखने होते हैं, मेन आपके दोनों ही नंबर है। बर्थ Okay. नंबर भी मेन है जो आपका 2 बनेगा, हाँ। और जो आपका टोटल बनेगा सारे डेट ऑफ बर्थ का वो भी मेन ही नंबर है। ये दोनों मेन नंबर्स हैं आपके। ओके, गॉट इट। और जैसे मैंने ऐसा अगेन लोगों को कहते हुए सुना है कि जो लव रीडिंग होती है, ठीक है, उन्होंने लोगों की लाइफ को एक्चुअली में चेंज किया है, तो क्या वो रियल है? मतलब जो लव रीडिंग है कितनी एक्यूरेट होती है, और जो लोग प्रैक्टिकली इसकी बात करते हैं तो वो बस इट वाज जस्ट द डेस्टिनी, या फिर उस रीडिंग में कुछ था? नहीं, देखो लव रीडिंग्स तो मेरे पास सबसे ज़्यादा आती है। ओके। और मैंने बाकी टैरो रीडर्स का भी देखा है कि उनके पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लव रीडिंग से रिलेटेड आते हैं। ओके। एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक पर्सन को मैंने, एक लड़की थी, उनको मैंने बताया था 1 साल पहले कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सन ठीक नहीं है, आप इनको जाने दो, अभी मतलब ब्रेकअप हो रहा है तो होने दो इनसे। ठीक है। तो वो मानी नहीं मेरी बात, इस बात को उन्होंने सुना नहीं उस वक्त। लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि आपने सही बोला था मैम, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं था। तो ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं तो चीज़ें वर्क करती ही करती है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि लव रीडिंग इज रियल। तो अब चलिए कुछ लव रीडिंग के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे नंबर्स की अभी हम बात करें, नंबर्स और टैरो हैंड इन हैंड जाते हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ। ठीक है, बट चलिए स्टिल हम अगर न्यूमरोलॉजी पे वापस आते हैं, ऐसे कौन कौन से, जैसे क्या ये पैटर्न सच में होता है कि XYZ नंबर्स अच्छे पेयर बनाता है, XYZ नहीं बनाता है? हाँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स के लिए बोल सकते कुछ हैं। ऐसे जो आप बोलो कि बहुत आइडियल कॉम्बिनेशंस हैं लव में, बहुत ज़्यादा आइडियल कॉम्बिनेशन अब बट मोस्ट कॉमन टॉप 5? मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं, और मैं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़्यादा की है, 12 साल से कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी, ऑब्जर्व करके कर रही हूँ ज़्यादा। जैसे 1 और 9 नंबर होता है ना, बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। अच्छा। बट हमें दूसरा नंबर भी देखने की ज़रूरत है। इसको हम जनरल वे में ले सकते हैं कि हाँ 1 और 9 अच्छा पेयर बनाएंगे, बट अगर किसी का दूसरा वाला जो नंबर आ रहा है, लाइफ पाथ नंबर जो आ रहा है, वो उन दोनों का बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो फिर थोड़ा सा डाइसी हो जाएगी सिचुएशन। तो ये हम जनरल बात कर रहे हैं। 1 और 9 बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। 1 और 9 क्यों बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं? जैसे 1 होता है राजा का नंबर और 9 होता है सेनापति का नंबर। तो राजा की इतनी अच्छी रानी से नहीं बनेगी जितनी सेनापति से उसकी अच्छी बनेगी। इसीलिए 1 और 9 बहुत ही, मैंने देखा है, बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। अच्छा। सेकंड हमारा 1 और 2 नंबर भी बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं, जो कि सन और मून का है। तो अच्छा मैंने देखा उनके कि लाइफ उनकी अच्छी चलती है, लव लाइफ। किसी फेमस सेलिब्रिटी का आप अगर कोट करना चाहो, आपको अगर ध्यान हो? फेमस सेलिब्रिटी का 1 और 9 आई गेस ट्विंकल खन्ना एंड अक्षय कुमार का है। अच्छा, ओके। अक्षय कुमार का 9 है और ट्विंकल खन्ना का शायद 1 है। ओके। और ऐसे ही एक और, मैं आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात की तो एक और बहुत अच्छा पेयर बताना चाहूँगी, 8 और 5, जेनेलिया एंड रितेश। जेनेलिया का 5 है और रितेश का 8 है। अनुष्का और विराट? अनुष्का विराट इज ऑल्सो आई गेस 1 एंड विराट इज ऑल्सो शायद 8 है, शायद विराट। नहीं। ओके, अच्छा। तो 1 और 1? 1 और 1 भी बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। बोथ द किंग्स। हाँ। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करते सेम एनर्जी? देखो, एक इसमें ना एक ये भी चीज देखी जाती है, जैसे कि 2 देश के राजा मिलेंगे ना, तो उनकी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लड़ाई होएगी।
वो एक बहुत अच्छा एक अपनी सबमिट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ आगे लेकर के नया, आ सकते हाँ, हैं, कुछ हाँ। नया लेके आ सकते हैं, दोनों देशों के हित के लिए बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अब राजा दोनों तरफ से समझदार होना चाहिए, ऐसे इंडिया पाकिस्तान वाला राजा नहीं होना चाहिए, इंडिया रशिया वाला राजा होना चाहिए। हाँ, जैसे इंडिया और रशिया की कितनी अच्छी है, हाँ। बट वो ही हो सकता है इंडिया की दूसरे किसी देश से अच्छी नहीं बन रही हो। तो ये डिपेंड करता है कि कितने समझदार है या कैसी पर्सनालिटी है उस पर्सन की, तो दूसरे नंबर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, समझ गया। एंड अब अगर हम चलें और बात करें इसके ऊपर कि क्या एक्चुअली में जैसे कभी-कभी हमें इंट्यूशन होती है, तो क्या वो इंट्यूशन होती है या फिर वो एंग्जाइटी होती है? दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब जैसे कभी-कभी कुछ थॉट हमें जब हम घबरा रहे होते हैं, जब हम एक एंग्जाइटी वाले फेज़ में हैं, तो क्या वो सही है या फिर जो हमारी गट या फिर जो हमारी इंट्यूशन कह रही है वो सही है? या दोनों में कोई डिफरेंस है भी या नहीं है? देखो, आपको एक डिफरेंस समझाते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। हम्म, एंग्जाइटी इज समथिंग जो कि आपको बॉडी से ही पता चल जाएगी कि आप एंग्शियस हो, जैसे कि पसीने आने लग जाना, स्वेटिंग हो रही है, या गट इश्यूज हो रहे हैं आपको, या एकदम से फियर होता है ना, पेट में दर्द होने लग जाता है, तो ये सारी की सारी क्या है, एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी में नेल बाइट कर रहे हो आप, तो इस बॉडी ही साइन देने लग जाती है कि एंग्जाइटी एंग्शियस हो अभी आप। या फिर एक बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि आप यल करने लग जाते हो, बहुत चिल्लाने लग जाते हो बिना मतलब के, तो वो भी इसका मतलब है वो पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्शियस है अंदर से। ओके। जो कि नॉर्मल छोटी छोटी बात पे भी चिल्ला रहा है, बहुत एंग्शियस है। और इंट्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये गट फीलिंग है मेरी कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन का काम करेगी। बट इंट्यूशन इज़ अ वेरी ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। इंट्यूशन इज़ नॉट दैट कि यार वो गट फीलिंग है, चलो ठीक है हमने बोल दिया कि ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, और वो ऐसा हो गया। लेकिन इंट्यूशन इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, इंट्यूशन और गट फीलिंग अलग, ऐसा कह रहे हो? हाँ, थोड़ा है इसके अंदर डिफरेंस है। इंट्यूशन को मैं मानती हूँ कि बहुत डीप लेवल पे अगर आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो या डीप लेवल पे जा रहे हो अपने स्पिरिचुअल पाथ बिल्कुल के लिए। स्पिरिचुअल उसमें जा रहे हो, तो वहाँ पे जाके जो चीज़ें होती है ना इंट्यूशन, दैट मैं उसको समझती हूँ इंट्यूशन। अच्छा, हाँ। ओके। एंड इसके बाद फिर जैसे अगेन हम वापस टैरो पे आते हुए मैनिफेस्टेशन और इन सब की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कैन यू एक्चुअली मैनिफेस्ट लव विद द हेल्प ऑफ टैरो और नो? बिल्कुल कर सकते हो आप। कैसे? टैरो कार्ड्स की हेल्प से आप, जैसे अगर समझ लो आपको टैरो रीडिंग करनी नहीं आती है, आप टैरो कार्ड्स का एक पैक मंगाओ, ठीक है, और उसके अंदर एक एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है, आप उसको अपने पिलो के नीचे रख के सो, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी तो है ही ना। वो एस ऑफ कप्स मतलब न्यू लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, तो वो उस एनर्जी के साथ जब आप रहोगे तो आपकी खुद की भी एनर्जी चेंज होती है फिर उससे। अच्छा। ऐसे ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड है या 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सारे कार्ड्स हैं लव से रिलेटेड कार्ड्स हैं। तो ऐसे कार्ड्स के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर अपने पिलो के नीचे रख के सोते हो, तो आपको वैसी एनर्जी मिलती है। अच्छा, हाँ। समझा। और इसके बाद अगर हम फिर एक बात करें अगेन लव के अराउंड ही, कि ब्रेकअप्स और कर्मा, मतलब क्या इन दोनों का आपस में कोई लिंक होता है या फिर द लाइफ होल्ड्स अ बिगर प्लान इनके पीछे? मतलब इज ब्रेकअप रिलेटेड टू प्रेजेंट कर्मा और पास्ट कर्मा, और इज इट मतलब वो डेस्टिनी ही है? फिर जैसे कुछ लोगों का बहुत अच्छा चल रहा होता है बट फिर भी दे एंड अप नॉट लिविंग टुगेदर, ठीक है, तो उसके पीछे क्या है? मतलब इज इट सम कर्मा और इज इट द अल्टीमेट डेस्टिनी फॉर देम? देखो, वैसे तो कार्मिक पार्टनर्स भी होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स इन द सेंस जो कि पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में थे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं पार्टनर्स ही थे, बट पिछले जन्म से ही कहीं ना कहीं चला आ रहा है उनका रिलेशन कोई, और इस जन्म में भी वो कुछ पार्टनर बन गए या इस तरीके की चीज़ें हो गई। बट मैं फिर भी बोलूँगी अगर ब्रेकअप हो रहा है किसी पर्सन का, तो लेसन एक लर्न करना होता है लाइफ के अंदर, कि वो आया है तो कुछ ना कुछ लेसन लेकर के आया है या फिर कोई कर्म लेके आया है आपके जो आपको काटने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आया लाइफ के अंदर, कुछ प्रॉब्लम दी और चला गया एकदम, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें पेंडिंग थी जो आपने उसके साथ ख़त्म की हैं, या फिर आगे भी आपके कर्म कुछ ना कुछ आप या तो आप ख़त्म करोगे नेक्स्ट बर्थ में उसके साथ चीज़, ठीक है। तो हम अभी भी कर्म कर रहे हैं, पास्ट से भी जो कर्म लेके आए उसका फल भी भोग रहे हैं, बट अभी भी हम कर्म कर रहे हैं, तो जो हम अभी कर रहे हैं वो हमें आगे भोगना पड़ेगा, जो हम पहले करके आए वो हम अभी भोग रहे हैं। ज्यादा पावरफुल क्या है, पास्ट के या जो अभी प्रेजेंट के हैं? वो मेनली अगर आप देखो तो प्रेजेंट में जो आप कर्म कर रहे हो वो मेन पावरफुल है और वो आपके हाथ में भी है।
आपके हाथ में इसलिए क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर्म करोगे। जो पास्ट में करके आ गए उसका फल तो भोगना ही भोगना है। अगर आपने कोई आम का पेड़ लगाया तो आम का ही फल निकलेगा उसके अंदर से। कोई अगर आपको केला चाहिए या दूसरा या सेब चाहिए, पास्ट में वहां पे लेट्स सपोज अनार का पेड़ था तो हाँ। आउट ऑफ नोवेयर अनार तो आ नहीं जाएगा। हाँ राइट, तो आपको वही फल मिलेगा जो आपने लगाया है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते कोई, तो इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं ना वो हमारे हाथ में है। अभी ये हमारे हाथ में कि हमें सेब का लगाना है या आम का लगाना है या क्या करना है हमें, वो हमारे हाथ में, तो दैट इज़ मोर पावरफुल। ओके, आई सी। एंड अब जैसे हम कर्मास की बात कर ही रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को टच करना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या न्यूमरो वास्तु एक्सपर्ट ये सब हो गए, बहुत ज़्यादा फियर फैलाया हुआ है। जैसे मैंने भी आपसे बिफोर पॉडकास्ट पूछा 2 चीज़ों के बारे में, एक तो पितृदोष और एक कालसर्प दोष के बारे में। तो इन दोनों में विच इज़ अ रियल थिंग इन टुडेज डे एंड एज, एंड या इन दोनों में से कौन सी चीज़ बहुत रेलेवेंट या फिर इतनी पावरफुल नहीं है? देखो दोनों ही वैसे तो पावरफुल है। ठीक है। पितृदोष को तो मैं मानती हूँ कि जैसे कि पुरानी जनरेशन्स, जो पितृ मतलब कि प्रेत योनि में चले गए वो, जैसे हम भूत प्रेत बोलते हैं ना, ऐसे ही वो प्रेत योनि में चले गए। जब वो मर गए तो प्रेत योनि में चले गए। प्रेत योनि का मतलब होता है कि ना उनको दूसरा बर्थ मिला और ना ही उनको मुक्ति मिली, तो वो प्रेत योनि यानी अटक गए वो बीच में। और वो मुक्ति कैसे मिलेगी उनको? मुक्ति तो शरीर से ही मिल सकती थी, या तो शरीर के उससे जब उनका शरीर था तभी वो कोई ऐसी चीज करते जिनसे उनको मुक्ति मिलती, बट वो मिली नहीं। तो अब वो किसके पीछे पड़ेंगे? वो हम अपनी खुद की फैमिली लाइन जो है उसी के पीछे पड़ेंगे कि भैया हमें मुक्ति दिलाओ या फिर हमें नेक्स्ट बर्थ आप दिलवाओ। ठीक है, तो पितृदोष तो होता ही है। अच्छा। अब जैसे काफी लोग हैं जो 13वीं भी नहीं करते, चौथा कर देते हैं और फिर उसके बाद सब चीजें लोग ritual बिजी खत्म। बहुत हैं आजकल। काफी ज्यादा बिजी होते हैं, तो 4 दिन करके और उसके बाद खत्म कर देते हैं। जबकि हिंदुइज्म में कि 13वीं आप करो, पूरे 13 दिन आपको पूरे करने हैं, उसके बाद चीज़ें होती है। सारे के सारे रिचुअल्स जो हैं वो हिंदुइज्म में ये है कि जो इंसान मरा है उसको दूसरा बर्थ दिलाने के लिए, ताकि वो भटके ना। तो अगर वो भटक रहा है तो आप ही को परेशान करेगा वो, क्योंकि और किसी के पास नहीं जाएगा, वो आप ही की फैमिली है और आप ही को परेशान करेगा कि भैया मुझे मुक्ति दिलाओ या फिर मुझे दूसरा बर्थ दिलाओ। ठीक है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के अंदर। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने भी देखा है पितृदोष अपने फैमिली के अंदर, और हमने इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें गुस्सा करने की बजाय कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारी फैमिली वाले ही तो हैं वो, या ये सब चीज़ें, आप ये सोचो कि उस आत्मा के पास बॉडी नहीं है, वो क्या कर सकती है? वो कुछ उसके पास कुछ तरीका ही नहीं है कोई चीज़ करने का। वो आप ही को तो बोलेगी, आप ही को तो पकड़ेगी वो कि भैया हमें मुक्ति दिलाओ, क्योंकि आप एज अ बॉडी आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर मुझे पिंडदान करना है तो मैं एज अ बॉडी में जाकर के पिंडदान कर सकती हूँ, बट आत्मा नहीं कर सकती वो चीज़ें। तो इसीलिए आप ही उनके बिहाफ पे करोगे, आप ही की जिम्मेदारी है ये। तो उनको मुक्ति दिलाना या उनको नेक्स्ट बर्थ दिलाना, सारे रिचुअल्स जो भी डेथ से रिलेटेड होते हैं वो करने ही चाहिए ताकि पितृदोष ना हो, और श्राद्ध में भी चीज़ें करनी चाहिए। तो एंड व्हाट अबाउट कालसर्प दोष? कालसर्प दोष मेनली वैसे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर मानते हैं इसको, और काफ़ी नहीं मानते कि कालसर्प दोष होता है। कालसर्प दोष ना मेनली यही होता है कि राहु और केतु कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, वही कालसर्प दोष होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मतलब इसके लिए रेमेडीज या कुछ करना चाहिए, जैसे पूजा होती है, व्हाट आई नो, पूजा होती है, ये सब होता है, तो वो सच है या फिर वो मतलब उनमें इंडल्ज होना चाहिए, उन सब एक्टिविटीज़ में नहीं होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। 3-4 तरीके की रेमेडीज़ होती हैं जो हम फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, कोई भी ऑकल्ट साइंस है। जैसे कि पहला है कि आप कुछ पहन लीजिए, कुछ जैसे कोई स्टोन आपने पहन लिया या क्रिस्टल आपने पहन लिया, या फिर कोई दान आपने कर दिया, या फिर तीसरी चीज़ आप किसी तरीके की आप पूजा करवा रहे हो, या 4th चीज़ हो गई आपकी मंत्र आप जाप कर रहे हो किसी चीज़ का। तो सारी चीज़ें वर्क करती हैं और ये अपने हिसाब से वर्क करती हैं। अब ये मेन कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसका दान करना है या उसको आपको धारण करना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप किसी प्लैनेट को जिसको आपको दूर भगाना है उसको दान करना है और उसको आप धारण कर लोगे तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए रेमेडीज़ इंडिविजुअली वर्क करती हैं। आई सी। एंड पर अगेन यू नो, आजकल के लाइफ में लोगों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज़ मनी ब्लॉकेज।
ठीक है, कि पीपल सी पैसा पड़ा हुआ है बट दे आर नॉट एबल टू अटेन, मतलब अचीव दैट। तो उसके लिए मतलब व्हाट डू यू थिंक इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मनी ब्लॉकेज अगर किसी के है तो नॉर्मल सी रेमेडी कुछ ऐसा बता देती हूँ आपको। जैसे वीनस है, वीनस एग्जॉल्ट होता है 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस होता है हमारा स्लीप से रिलेटेड, यानी कि अपने बेड को अच्छे से बना के रखोगे तो शुक्र आपका हमेशा अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आप अपने बेड को ना क्लटर फ्री रखो, जैसे बेडशीट एकदम बना के रखो, पिलो केस एकदम अच्छे से रखो, आपका बेड हमेशा बना रहेगा तो आपकी मनी ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा नहीं आएगी आपकी लाइफ के अंदर। ओके। हमेशा साफ़ सुथरे रहो, जैसे शुक्र को एक्टिवेट करो, हमेशा साफ़ सुथरे रहोगे, या फिर गंदे कपड़े नहीं पहनोगे, एक बार पहन लिया दोबारा नहीं पहनो उस कपड़े को, ठीक है। परफ्यूम लगा के रखो, स्मेल नहीं आनी चाहिए, नहा के रखो। ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नहाते नहीं है, तो ये चीज़ गलत होती है। तो शुक्र को बिल्कुल पसंद नहीं है गंदगी। अपने घर के अंदर गंदगी मत रखो, सजावट करके रखो अपने घर की, तो ये ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी जी आती है। इसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अगर हम देखें तो एफर्मेशन आप कर सकते हो, जैसे कि आई एम अ मनी मैग्नेट, या आई अट्रैक्ट मनी इनटू माय लाइफ इजीली, या मनी फ्लोज टू मी इजीली। इस तरीके की एफर्मेशन कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, समझा। एंड जैसे अगेन आप मैनिफेस्टेशन की तरफ चले ही गए, तो बिफोर द पॉडकास्ट भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैनिफेस्टेट करने का एक सही तरीका होता है, ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का एक राइट वे है। व्हाट इज दैट राइट वे, और मैनिफेस्टेशन किस लेवल तक काम करती है? देखो, जैसे हमें पता है यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन की भी कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट एक तो यूनिवर्सल लॉज, ऑब्वियसली जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं बोलूँ ग्रेविटी नहीं काम करे तो ऐसा नहीं हो सकता। इन चीज़ों की लिमिट है कहीं ना कहीं। दूसरी ये है कि आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि आप जैसे ही भागवत गीता में जैसे लिखा है, अपने कर्म आप कीजिए और बाकी फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो, चिंता मतलब सरेंडर करो उस चीज़ को, चिंता मत करो उस चीज़ की, ठीक है। तो आप जब सरेंडर करोगे, केवल अपना काम पे ध्यान दो, और जब आप सरेंडर कर दोगे बस, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आप ये चिंता नहीं करते रहोगे यार बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। आप उसका प्लान रेडी करोगे। अगर आप चिंता करते रहोगे वो प्लान भी ढंग से रेडी नहीं हो पाएगा उसका। तो आप उसका प्लान रेडी करोगे, उसके बाद जितनी भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अट्रैक्ट प्लस एक्शन। एक्शन भी लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं एक्शन लोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। अगर आप एक्शन लोगे कि हाँ रॉ मटेरियल लेके आओगे, सारी चीज़ें लेके आओगे, तो बिल्डिंग खड़ी होगी एज पर योर प्लान, वो तो है ही है। तो मिलेगा ही मिलेगा। सरेंडर करो, चिंता छोड़ो और अपने एक्शन करो। ओके। इसके बाद जैसे अगेन हम जैसे अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअलिटी, कर्म करने में बिलीव नहीं करते, और जैसे हम बात कर रहे थे सर्टेन डेज, मतलब जो परहेज नहीं करते बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी के साथ, वो भी लाइफ में काफी सक्सेसफुल है, वर्सेस एक पर्सन जो हाईली स्पिरिचुअल है, काफी ज्यादा ध्यान रखता है हमारे धार्मिक जो चीजें हैं, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो लाइक व्हाई डू यू थिंक कि ये अनफेयर किसी एक पर्सन के साथ होता है वर्सेस अनदर पर्सन के साथ सब बढ़िया है? देखो, एक तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्पिरिचुअलिटी ना आपको गारंटी नहीं दे रही कि आपकी लाइफ मटेरियलिस्टिकली अच्छी चलेगी। ओके। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आप कोई कुछ भी धार्मिक चीज़ें कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको गारंटी नहीं है कि आपके पास पैसे आएंगे, गारंटी नहीं है आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, रिलेशन अच्छे चलेंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। पहली चीज़ तो कार्मिक चीज़ों पे डिपेंड करती है ये कि आप पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हो, तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं भी करी है तब भी पैसे मिलेंगे, बिकॉज आपने पिछले जन्म में उस चीज़ को लेकर के मेहनत करी होगी कहीं ना कहीं। या रिलेशन, काफ़ी लोग होते हैं जिनको ईजिली इतने अच्छे रिलेशनशिप मिल जाते हैं, और इतने लोग होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं फिर भी अच्छे रिलेशन नहीं चलते उनके। या फिर मदर फादर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जिनके अच्छे चल रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा ही हैं। अच्छा। तो यहाँ से हमारी डिसाइड होती है कि लाइफ कैसी चलेगी, स्पिरिचुअलिटी से डिसाइड नहीं होती आपकी लाइफ। ओके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में मटीरियलिस्टिकली ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा करे, ये कृपा नहीं है भगवान की, ये आपके कर्म है कि आपको अच्छा करना था, वहाँ पे आपने किया।
बट कृपा वहाँ होती है जहाँ पे कोई मुश्किल आ गई है, आपकी मुसीबत आ गई, आपने आपको उससे बाहर निकाल लिया, वो ब्लेसिंग है भगवान की। या फिर इंटेंसिटी कम कर दी, अगर कोई दुखाना था उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, तो वो कृपा है, वो ब्लेसिंग है भगवान की, वो स्पिरिचुअलिटी से आती है। प्रोटेक्शन है कि अगर पैसा आपने कमा लिया लेकिन दूसरे की नज़र लगना भी तो एक चीज़ है ना, वो प्रोटेक्शन है, वो कहीं ना कहीं वो ऑरा आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो ये चीज़ें होती है। दोनों चीज़ें हल्की हल्की अलग है। अच्छा, तो मतलब तो फिर जो लोग, मैं कहता हूँ कि इस चीज़ में मान रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और इन सब में, और वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, तो क्या उसके लिए कोई गिव बैक नहीं है? मतलब गिव बैक एज इन कि क्या वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका कोई उनको उस चीज़ का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा उनको फल, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम होता है। अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पेड़ उग के फल देने लग जाएगा। अगर आपने अभी मेहनत की है तो उसका फल आपको मिलेगा। चाहे अब वो फल, ये डिपेंड यूनिवर्स के टाइम पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब मिलेगा। जैसे कि अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई चीज़ करी है, जैसे पेड़ पूरा उग गया है, बस उसमें फल आने बाकी है, बट आपकी नेक्स्ट लाइफ आ गई तो फल ही वहीं से शुरू होएगा ना, फिर फल ही मिलेंगे आपको। और हमें लगता है कि यार इसने तो कोई मेहनत ही नहीं करी है, और फिर भी इसके साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो वो जहाँ से आपने अपनी जर्नी छोड़ी है, फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की है, वहीं से आपको फल मिलना स्टार्ट होता है। जब राइट टाइम आएगा तब मिलेगा। तो अगेन, जैसे आपने अभी नज़र के बारे में बात करी, राइट, तो अगर मैं स्टिल पूछूं कि क्या नज़र हमारी डेस्टिनी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा कार्मिक चीज़ें जो हम करते हैं, इन सबसे बढ़कर है या नहीं है? या लोगों ने बस जस्ट फॉर द सेक नज़र को एक बहुत रियल चीज़ बनाया हुआ है, एग्जिस्ट करती है, या फिर इट इज़ जस्ट वो हमारे दिमाग में है चीज़ कि मुझे नज़र लग गई तो मेरा ये काम खराब हो गया? What do you think? देखो, एग्जिस्ट तो करती है। ओके, अगर कोई आपको नज़र लगा रहा है तो लगेगी। ठीक है। आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है अपने ऑरा पे। हाउ डू यू डिफाइन ऑरा? मतलब ऑरा देखो, ऑरा फील्ड जैसे हमारी बॉडी है उसके आसपास हमारे ऑरा होता है, मतलब एनर्जी फील्ड होती है। और अगर वो कमज़ोर है तो वो आकर के सीधा आपकी बॉडी के अंदर जाएगी चीज़ें, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके से आप इसको एग्जांपल में ले सकते हो। कोई तीर आपने मारा तो वो यहीं पे अटक जाएगा या अंदर तक चला जाएगा, ये आपके ऑरा पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग किससे होएगा? स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअल चीज़ें करोगे, मेडिटेशन करोगे, मंत्र करोगे, मंत्र से बहुत ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब चीज़ें आप करते हो तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और नज़र धीरे धीरे कम होती चली जाती है, या नज़र लगनी कम होती चली जाती है। लगाते तो है ही लोग, लेकिन वो असर नहीं डालती है आपके ऊपर जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, बट स्टिल आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि जो अगेन बहुत ऐसा दिखाते बट दे आर हार्मलेस, एंड वो स्पिरिचुअल भी नहीं है, तो वो कैसे मतलब डिफाइन होता है? अगेन, इज दैट डेस्टिनी या कर्मा, या फिर उनके केस में वो चीज़ क्यों नहीं होती? ये चीज़ आप ना कुंडली से भी देख सकते हो, क्योंकि कुंडली के अंदर भी पता चल जाता है कि किस पर्सन का ऑरा पहले से ही स्ट्रांग है या किस पर्सन का ऑरा कितना ज़्यादा वीक है। ओके, ये वहाँ से भी पता चल जाता है। अच्छा, तो अगर उनका ऑरा पहले से ही स्ट्रांग है या स्ट्रांग उनकी पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा, तो उनको नज़र नहीं लगती है। या हमें पता नहीं है, अब हमें घर बैठे नहीं पता है कि वो क्या क्या रेमेडीज़ कर रहे हैं। वो हो सकता है वो भी बहुत सारी रेमेडीज़ कर रहे हो। रेमेडीज जैसे ऑरा स्ट्रांग और नजर से बचने के लिए टॉप रेमेडीज? टॉप रेमेडीज़ जैसे कि आप 5 तत्वों से मिलके बनी है हमारी बॉडी, है ना? तो 5 तत्वों से ही वापस जुड़ जाओ, ग्राउंडिंग कर लो अपनी। जैसे कि भूमि यानी कि अर्थ एलिमेंट, तो हम क्रिस्टल से अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। या फिर आप बेयरफुट घूम सकते हो ग्रास में, उससे भी ऑरा क्लेंजिंग होती है, दैट इज ऑल्सो अर्थ एलिमेंट। ऐसे ही एयर एलिमेंट को यूज करके कर सकते हो, जैसे कि धूप आप अपने आसपास घुमा करके ऑरा क्लीन कर सकते हो। या लौंग से कर सकते हो, अपने हाथ में आप लौंग ले लीजिए और अपने ऑरा के आसपास घुमाइए उसको 7 बार, और फिर उस लौंग और उसको जला दीजिए। ओके, अच्छा, ठीक है। और जैसे अगेन, अब जैसे अगर हम एक बहुत फेमस लोगों की बात करें, जैसे अंबानीज ने भी शादी करी, दे शोड अप सो मच, ठीक है, वर्सेस अगर वो कोई एक नॉर्मल इंसान करे, ठीक है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं छोटा सा भी कुछ दिखा दिया मेरा काम खराब हो गया। तो मतलब अगेन, जैसा आपने बोला कि एक तो फर्स्टली हमें नहीं पता वो क्या क्या रेमेडीज करे, से अगेन अंबानी डज सो मच डोनेशन जितना हम सोच भी नहीं सकते, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प और कंट्रीब्यूट करता होगा।
उनके ऑरा को प्रोटेक्ट करने में, वर्सेस जैसे आपने कहा शायद कुंडली में भी उनके होगा कि दे आर वेरी स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू ऑरा, करेक्ट? तो अब अगेन आपने बता ही दिया कि अगर किसी का स्ट्रांग नहीं है तो क्या करना है, अगर है तो, बट हाउ टू समवन एक्चुअली इवैल्यूएट कि आपको ऐसा कुछ हिट हुआ है? देखो इससे ना क्या होता है, जैसे कि स्लीप डिस्टर्ब हो रही है आपकी, या फिर आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मन के अंदर बहुत बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, या फिर किसी चीज़ को करने का मन नहीं लग रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये मेन लेकिन कॉमन चीज़ है, ये नॉर्मली भी होती है लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि नज़र ही लगी है या ब्लैक मैजिक ही हुआ है। तो ये आप वैसे देख सकते हो, बट नज़र लगती है तो इसका बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपका मन हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट थिंग, कि आपको रोज़ ही मन नहीं लग रहा है, या रोज़ ही आपको बिल्कुल थकावट लग रही है बॉडी के अंदर, या बहुत लेजीनेस सी हो रही है, तो आप अपना ऑरा चेक करवा सकते हो। ऑरा कैसे चेक करा सकते हैं? किसी प्रोफेशनल के पास जाके आप अपना ऑरा चेक कर सकते हो कि आपके ऑरा वीक है या ठीक है, या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या क्या प्रॉब्लम है आपके ऑरा के अंदर, ये आप चेक करा सकते हो। गॉट इट। एंड अगेन जैसे आपने अब हम नज़र से हटे तो हम ब्लैक मैजिक पे हैं, तो अगेन ये भी कितना स्ट्रांग और रेलेवेंट है व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, मतलब योर डेस्टिनी, योर कर्मास एंड योर स्पिरिचुअलिटी थिंग दैट यू डू। तो मतलब क्या ब्लैक मैजिक इन सबको ओवर पावर कर सकता है या फिर नहीं? क्योंकि ब्लैक मैजिक के अराउंड बहुत फियर है सबके पास, ठीक है? अब जैसे मैं कहूँ कि पूरी दुनिया, हम अंबानी का रेफरेंस लेते, पूरी दुनिया अंबानी को वॉच कर रही है, कितने लोगों ने ट्राई किया होगा या कितने लोग अभी भी करते होंगे, बट आई डोंट नो कितना इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, बट दे आर लीस्ट इफेक्टेड, वर्सेस कोई नॉर्मल आदमी पे बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा क्यों? देखो हमें ये चीज़ नहीं पता कि अंबानी हो सकता है क्योंकि इतने बड़े लेवल पे है वो, तो पंडित या एस्ट्रोलॉजर हो सकता है उनके लिए डेली काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते। बट ब्लैक मैजिक होता है, ये चीज़ मैंने देखी है लाइफ के अंदर, और ये होती है, और नज़र से बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है ब्लैक मैजिक करना। ओके। नज़र हम नॉर्मली किसी को नेगेटिव एनर्जी भेज करके लगा रहे हैं, बट ब्लैक मैजिक इज समथिंग कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में जा रही है वो नेगेटिव एनर्जी, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है उस पर्सन को, तो ऐसा देखा गया है और ऐसा होता है। पर अगेन ये जो हम अभी ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, इसमें अगेन इसमें भी बंदा कैसे आइडेंटिफाई करे कि मतलब इज इट नज़र और इज इट ब्लैक मैजिक, डिफरेंशिएट कैसे करे? वैसे तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, पता नहीं चल पाता है, तो काफ़ी लोग आते हैं बोलते हैं यार ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि इतना फेमस सा टर्म हो गया है ब्लैक मैजिक, और इतना कॉमनली यूज़ किया जाने लग गया है कि वो नज़र को भी ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक ही हुआ होगा, किसी ने कुछ तो किया है हमारे ऊपर। तो ये इस तरीके की सोच रखना तो गलत ही है। आप ऐसा मत सोचिए कि मेन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ही हुआ है, ये तो नेगेटिव सोच है, ठीक है? अगर कोई 100 लोग सोच रहे हैं तो हो सकता है उनमें से 2 के ऊपर हुआ हो, बाकी के 98 ऐसे ही सोच रहे हो। तो अपने ऑरा को क्लेंस करोगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हाँ बहुत हल्का फील हो रहा है या अच्छा लग रहा है। तो अपने सॉल्ट से ऑरा को क्लीन कर सकते हो, जैसे कि सॉल्ट नज़र उतारना बेसिकली जिसको हाँ, कहते हैं। जैसे मम्मी नज़र उतारती थी ना बचपन में, वैसे आप नज़र उतरवा सकते हो अपनी, उससे भी बहुत हल्का लगता है आपको। ओके। और ब्लैक मैजिक का ये है कि ब्लैक मैजिक के लिए स्पेसिफिक आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए और उसके बाद ही चीज़ें ठीक होती हैं वो। आप पर अगर जैसे कोई नहीं जा पा रहा है, कोई नहीं विश्वास करता, लेट्स सपोज, तो वो डे टू डे में ऐसा क्या करे, जैसे स्पिरिचुअल हो जाए, डोनेशंस करे, या ऐसा मतलब बिना प्रोफेशनल के पास गए, क्या फिक्स है इसका? ब्लैक मैजिक का फिक्स नहीं है, अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो आपको कुछ ना कुछ उसको ठीक करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अच्छा। नज़र के लिए आप कर सकते हो, जैसे कि अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हो रोज़, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब रोज़ सॉल्ट वाटर से नहाने लग जाओ, स्किन खराब हो जाएगी। हफ्ते में आप 2 बार अपने रॉक सॉल्ट डाल के नहा लिया, या फिर जैसे हम धूप जलाते हैं ना, धूप जला सकते हो, तो उससे क्या होता है कि हमारे ऑरा के अंदर भी आता है, क्योंकि हम सामने बैठे हैं उसके, तो भगवान के पास भी जा रहा है और हमारे पास भी जा रहा है, इसीलिए ये रिचुअल्स बने हैं ताकि आपका भी ऑरा क्लेंस होता है उससे, और जगह जो स्पेस है वहाँ का उसका भी क्लिनजिंग होता रहे। इसके अलावा आप मंत्र जाप कर सकते हो, जैसे कि नमः शिवाय का जाप करो आप रोज। आप रोज जाप कर रहे हो तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? या दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हो, दुर्गा जी के, या हनुमान चालीसा अगर आप रोज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से आप मंत्र जाप कर रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। तो पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा रहेगा अबाउट ऑन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? कि
जैसे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं बिलीव करते या जो करते भी हैं और उनको वो कहीं ना कहीं वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसे वो चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या रेकमेंड करना चाहोगे कि कैसे वो और स्पिरिचुअली अट्रैक्टेड हो सकते हैं, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। रिलीजियस होना इसका मतलब है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, हाँ। या आप मंत्र जाप, वैसे मैं समझती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटीज में मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा उसकी तरफ ये ज़्यादा जाता है। अगर आपको मन नहीं कर रहा है जैसे मेडिटेशन करने का, तो आप स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन मन नहीं कर रहा अंदर से, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि यार बैठा ही नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप मेडिटेशन ना करके ओम का चैंट कर लो, ठीक है, या कोई बीज मंत्र और चक्रास के बीज मंत्र होते हैं उनका चैंट कर लो, ठीक है, या कोई मंत्र पकड़ लो आप उसके ऊपर मेडिटेशन कर लो, जैसे कि नमः शिवाय का जाप आप कर लो, ठीक है। इस तरीके से अपने माइंड को ना थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू तो कहीं ना कहीं से कुछ तो चीज़ शुरू करनी ही पड़ेगी, लेकिन माइंड को ट्रिक कर सकते हो कि यार ये नहीं करना, चलो मेडिटेशन करके आराम से बैठा नहीं जा रहा तो कोई नहीं, मैं ओम की चैंटिंग कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ। और एनीबडी स्टार्टिंग द स्पिरिचुअलिटी या फिर बीइंग रिलीजियस, उनको क्या अपनी लाइफ में चीज़ें बेटर होती हुई दिखेंगी, मतलब क्या चेंजेस अपने अंदर वो फील कर पाएंगे? देखो, सबसे पहले तो पॉजिटिविटी आती है। हाँ। कि आपका माइंड उस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव तरीके से वर्क करना स्टार्ट करेगा। जहाँ पे आपकी सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, ये सब चीज़ें नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आप रहने लग जाओगे मेनली, ठीक है। इसके अलावा लाइफ के अंदर आपको, अगर जब आप खुद ऑप्टिमिस्टिक रहने लग जाओगे, खुद पॉजिटिव रहने लग जाओगे, तो सामने की सिचुएशन में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी चेंज हो रही है जब, तो सामने की एनर्जी भी चेंज होएगी, दूसरे लोग भी आपके साथ फिर अच्छे से प्यार से बात करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से लाइफ चेंज होती है किसी पर्सन की। और फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ रहा है, तो अब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए, तो अगर जैसे हम उपनिषद के अंदर पढ़ते हैं, तो प्यार क्या है इसका पूरा डिफाइन करके रखा हुआ है उसके अंदर। प्यार यानी कि लव, व्हाट इज लव, दैट इज सेल्फ लव। एक चैप्टर है आनंद मीमांसा, आनंद मीमांसा के अंदर बताया है कि हमें सेल्फ लव होता क्या है, एक्चुअल में लव है क्या, अटैचमेंट क्या है, तो हम वहाँ से सीखते हैं चीज़ों को, तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है स्पिरिचुअलिटी से। जब आप नॉलेज गेन करने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि हम भाई जितनी दुनिया में रह रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ के अंदर, या हमारी आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है माइंड का, और ब्रॉड हो जाता है आपका माइंड सेट, पॉजिटिविटी आती है लाइफ के अंदर, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो। Got it. सो अगेन गाइज, दैट इज़ इट आज के इस पॉडकास्ट के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं जो गेस्ट लेके आया था, इन्होंने आपको एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी बढ़िया और नई चीज़ें बताई होंगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो डेफिनेटली आप इनको चेकआउट करना मत भूलना। इनके जो सोशल हैंडल्स हैं वो मैंने नीचे लिंक किए हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपने हमें भी हमारे पेजेस पे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तब तक दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।